Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 1 of chapter number 6 जिसका नाम है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो चैप्टर को यूनिट नंबर 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर रखा गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का एक्चुअल में फंडामेंट्स क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस मीन्स प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपको मैंने बताया था इट इज़ अ हेरिडिटी, मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। सो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर आप देखो, सो इन द प्रीवियस चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर आपको डिटेल में डिस्कस करवाया था कि इनहेरिटेंस पैटर्न्स क्या क्या है एंड जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न्स क्या क्या है। इनहेरिटेंस का पैटर्न तो मेंडल के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ड्रोसोफिला के ऊपर किए गए थॉमस हंट मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप लोगों को इनहेरिटेंस की पैटर्न्स क्या होती है वो डिस्कस करवाया था। इवन ये पैटर्न्स के लिए कौन सा जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है वो भी डिस्कस किया था। सो अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात करो, सो एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स जिसको आज हम लोग जीन्स के नाम से जानते हैं विच रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वॉज नॉट क्लियर। मेंडल के टाइम पे भी हाँ, मेंडल को इतना पता था कि भाई कुछ ना कुछ एक फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स कुछ ना कुछ ये इनहेरिटेंस को कंट्रोल करता है, बट ये फैक्टर्स का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस क्या था, किस तरह से वो रेगुलेट करता था, वो आइडिया पूरा क्लियर नहीं था। नाउ प्रीवियस सेशन के अंदर भी या तो प्रीवियस चैप्टर्स में भी आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि चिल्ड्रन लुक्स मोर लाइक देयर पेरेंट्स देन लाइक अदर पर्सन। दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में ऑलवेज चिल्ड्रन खुद के पेरेंट्स जैसे ज़्यादा लगते हैं, फिर वो कम या तो ज़्यादा सिमिलरिटी हो सकती है। उसके पीछे का रीजन बिकॉज ऑफ चिल्ड्रन रिसीव मैनी कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसी को तो हम लोग हेरिडिटी या तो इनहेरिटेंस के नाम से जान सकते हैं। नाउ वी नो दैट वेदर इट इज अ मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम अ यूनिसेलुलर जाइगोट। यूनिसेलुलर जाइगोट है बट वो होगा डिप्लॉयड टू एन। कैसे बनता है? बाय द फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन बिटवीन मेल स्पर्म जो मेल गेमेट है, फीमेल ओवा जो फीमेल गेमेट है। तो इन दोनों के बीच का फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन अगर करो तो बनने वाला यूनिसेलुलर डिप्लॉयड सेल जिसका नाम है जाइगोट। अब ये जाइगोट के अंदर मेल और फीमेल की बॉडी से गैमेट गया है, तो अब क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में ये गैमेट में होगा क्या। सो इन द गैमेट which component carries hereditary character has been a matter of discussion for a longer time। तो जो भी ट्रांसफर हुआ है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में वो ये गैमेट के अंदर है, वो तो कंफर्म हो गया, पर वो क्या है उसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ। ना प्रीवियस चैप्टर के अंदर क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर आपको मैंने बताया था कि क्रोमोसोम जनरली न्यूक्लियोप्रोटीन से बनाया जाता है। अब न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर दो कंपोनेंट आपको नाम के अंदर दिख रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कंपोनेंट का नाम है न्यूक्लिक एसिड एंड सेकंड का नाम है प्रोटीन। अब ये क्रोमोसोम के स्मॉलर यूनिट अगर आप डिस्कस करो तो क्रोमोसोम का स्मॉलर यूनिट डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उसका स्मॉलर यूनिट जीन। सो न्यूक्लिक एसिड या तो प्रोटीन, दोनों में से वन ऑफ दिस शुड ऑब्वियसली कंस्टिट्यूट द जेनेटिक मटेरियल। अब क्वेश्चन ये है कि चलो यही दोनों गैमेट में थे और वो ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हुए, पर इन दोनों में से जेनेटिक मटेरियल का काम कौन कर रहा है कि पेरेंट के जो कैरेक्टर्स है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर एक्सप्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन प्ले कर रहा है, न्यूक्लिक एसिड या तो प्रोटीन। So, by the help of recent development in the field of molecular biology, बायोलॉजी की एक एडवांस ब्रांच, जो ब्रांच के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट होने की वजह से वी हैव अ प्रूफ रिवील दैट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द क्रोमोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स।
तो इन दोनों में से ऑब्वियसली प्रोटीन नहीं बल्कि न्यूक्लिक एसिड एज अ जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है। सो ओवर नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ putative means well known genetic material was investigated, culminating डेवलपिंग एट लास्ट में उसका जो क्लाइमैक्स स्टेज आया। सो इन द रियलाइजेशन लास्ट में क्या फाइंड आउट हुआ कि डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल एट लीस्ट फॉर द मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो 100 से भी ज़्यादा सालों तक ये जेनेटिक मटेरियल जो वेल नॉन जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ और लास्ट में क्लाइमैक्स में कल्मिनेटिंग के टाइम पे रियलाइज हुआ कि एक्चुअल में मेजोरिटी नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल कौन सा सब्सटेंस काम करता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए। सो प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी आप लोगों को डिस्कस करवाया हुआ है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। सो इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो न्यूक्लियोटाइड को एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अगर आप जोड़ दो तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अगर आप न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दो तो एक लॉन्गर चेन बनेगी। वो चेन का नाम आपको याद है पॉलीन्यूक्लियोटाइड था और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के सपोर्ट से ही न्यूक्लिक एसिड बनाए जाते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड के दो जनरल टाइप्स है आपको पता है। फर्स्ट वन इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड सेकंड वन इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। पहला है डीएनए, दूसरा है आरएनए। सो कोई भी लिविंग सिस्टम के अंदर देयर आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज दैट फर्स्ट वन इज द डीएनए, सेकंड वन इज द आरएनए। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दोनों के डायग्राम्स दिख रही है। ये है आरएनए का डायग्राम सिंगल स्ट्रैंडेड, दिस वन इज द डायग्राम ऑफ डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। आरएनए के अंदर दिखने वाले नाइट्रोजिनस बेसिस साइटोसिन, गुआनिन, एडेनाइन, यूरासिल एंड साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड थाइमिन। डीएनए के अंदर दिखने वाला नाइट्रोजन बेसिस, ये आपको दो स्ट्रैंड के बीच में दिख रही है बेस पेयर एंड जो हेलिक्स बनेगा वो दो चीज़ों से बनता है। सो उसका बैकबोन एक तो बनाता है शुगर और दूसरा बनाता है फॉस्फेट। ये पॉइंट हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं। प्रीवियस सेशन के अंदर भी हमने किया था और अपकमिंग सेशन जो है उसके अंदर भी हमें ये डिस्कस करना है। सो वी नो दैट डीएनए इज एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर एज अ जेनेटिक मटेरियल कौन काम करता है, डीएनए। बट आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल्स इन सम वायरसेस। जैसे आपको एग्जाम्पल पता है टोबैको मोज़ेइक वायरस के अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। इवन आप ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ले लो तो एचआईवी के अंदर भी आरएनए ही एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है। सो आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम जब भी करता है तो मोस्टली फंक्शनिंग एज द मैसेंजर, मैसेजेस को पास आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है आरएनए। इसके अलावा आरएनए हैज एडिशनल रोल्स एज वेल। तो कौन कौन से रोल होंगे, तो पहला है एडेप्टर, ज्वाइनिंग के लिए ये काम आ सकता है। सेकेंड स्ट्रक्चरल एंड इन सम केसेस दे आर ऑल्सो एक्ट एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल। एंजाइमेटिक रिएक्शंस को भी परफॉर्म करने के लिए कभी कभार आरएनए का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो आपको मैंने 11th के अंदर बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, रिबोजाइम। ओके, सो आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा ही होगा, बट उसके अलावा एज अ एडेप्टर, एज अ स्ट्रक्चरल और एज अ कैटालिटिक मॉलिक्यूल्स भी उसके एडिशनल रोल्स अवेलेबल है। सो प्रीवियस क्लास के अंदर 11th के अंदर आपको डिस्कस करवाया था न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर्स क्या एंड न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर्स एक दूसरे के साथ कैसे लिंक होते हैं ताकि न्यूक्लिक एसिड का पूरा पॉलीमर बन सके। तो आपको मैंने अभी बताया कि न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ेंगे ताकि एक पूरा का पूरा न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर बनेगा। अब वो पॉलीमर सिंगल स्ट्रैंडेड है तो आपको मैंने डायग्राम में बताया कि भाई क्या बनेगा, आरएनए, और डबल स्ट्रैंडेड है तो क्या फॉर्म करेगा, डीएनए। ओके, सो ये चैप्टर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है डीएनए का स्ट्रक्चर, कि डीएनए का स्ट्रक्चर्स क्या है। सेकेंड
डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे हो पाता है। रेप्लिकेशन का मतलब आज से आप लोग याद रखोगे कॉपी। तो डीएनए का एक मॉलिक्यूल है तो उसमें से दो मॉलिक्यूल्स कैसे बन पाते हैं। पॉइंट नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए, कि भाई डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा, प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। नंबर 4, जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन। आपको सेंट्रल डॉग्मा का मैकेनिज्म पता है कि डीएनए से क्या बनाएंगे हम लोग, आरएनए। आरएनए का कन्वर्जन किस में होता है, लास्ट में प्रोटीन। सो चलो डीएनए से आरएनए बना लिया ट्रांसक्रिप्शन नाम की प्रोसेस से। देन डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन थी अब वो आरएनए के पास आ चुकी है। तो आरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो होता है जेनेटिक कोड, और वो जेनेटिक कोड डिटरमाइन करेगा कि बनने वाले प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड की सीक्वेंस क्या होगी। तो ये पॉइंट हमें एक तो डिस्कस करना है। नेक्स्ट वन, प्रोसेस नंबर 5, प्रोसेस फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और वो प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। एंड लास्ट में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का रेगुलेशंस कैसे होता है। सो एलिमेंट्री बेसिस ऑफ द रेगुलेशन। सो ये चैप्टर के अंदर मेन ये 6 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर, उसका रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, प्रोटीन का सिंथेसिस मीन्स ट्रांसलेशन, एंड लास्ट वन इज द एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशंस। So determination of complete nucleotide sequence of human genome during last decade has set and the new era of genomics. Genomics के अंदर नई नई ब्रांचेस का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके अंदर ह्यूमन जीनोम के अंदर जितनी भी न्यूक्लियोटाइड है उनकी सीक्वेंस क्या है वो पूरा का पूरा डिटेल पिछले 10 सालों के अंदर नया हम लोगों को डिराइव हुआ है। So in the last section of this chapter, essentials of human genome sequencing and its consequences will also be discussed. So ये चैप्टर के लास्ट सेशन में हमें HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन भी करना है। So first of all, let us begin our discussion by the first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, और वो है डीएनए। तो सबसे पहले हमें ये चैप्टर के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर्स क्या है वो डिस्कस करना है। इन सब्सिक्वेंट सेक्शंस वी विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल एंड व्हाट इट्स रिलेशनशिप विद द आरएनए। अब डीएनए इतने ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एज ए जेनेटिक मटेरियल क्यों काम करता है और उसका रिलेशनशिप, एसोसिएशन आरएनए के साथ क्या क्या है वो हमें ये सेशन या तो इसके बाद जो भी अपकमिंग सेशन है, सब्सिक्वेंट सेक्शन है, उसके अंदर डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आता है द डीएनए। सो डीएनए इज कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के बहुत सारे मोनोमर्स को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ दो, बनने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, डीएनए। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अब कोई भी डीएनए के मॉलिक्यूल की लेंथ हमें डिफाइन करनी हो, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जितने न्यूक्लियोटाइड्स ज़्यादा उतना डीएनए का लेंथ ज़्यादा है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। या तो बोल सकते हैं और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रेफर्ड टू एज अ बेस पेयर प्रेजेंट इन इट। तो न्यूक्लियोटाइड के नंबर कितने हैं, या तो न्यूक्लियोटाइड का पेयर, तो वो पेयर को आज आप लोग बीपी बेस पेयर के नाम से जानोगे। एंड दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म का ये एक फीचर भी कहलाता है कि भाई ये ऑर्गेनिज्म के अंदर इतने बेस पेयर है, इसके अंदर इतने बेस पेयर है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मतलब एक टाइप का वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करता है। सो वायरस जिसका नाम है 5/174, 21st लेटर है ग्रीक अल्फाबेट का। सो ये बैक्टीरियोफेज वायरस 5/174 हैज अ 5386 न्यूक्लियोटाइड। कितने न्यूक्लियोटाइड है इसके पास, 5386 न्यूक्लियोटाइड है। सेकेंड बैक्टीरियोफेज वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन कर रहा है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज लैम्बडा,
48,502 बेस पेयर उसकी बॉडी के अंदर एज अ न्यूक्लिक एसिड काम कर रहे हैं। नंबर 3 बैक्टीरिया इसेरिशिया कोलाई। सो इसेरिशिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया के पास 4.6 10⁻⁶ बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड्स है। एंड लास्ट में ह्यूमन बॉडी की बात करो तो ह्यूमन बॉडी का हैप्लॉइड कंटेंट मतलब आपको याद रखना है N। सो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ बेस पेयर। और अगर डिप्लॉइड की बात करो तो उसके लिए आ जाएगा 2N। तो 2N के लिए आपको कितनी बेस पेयर कंसिडर करनी है? 6.6 10⁻⁹ बेस पेयर। सो ये था डीएनए की लेंथ को इन द सेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या तो पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स जिसको बेस पेयर बोला जाता है। सो अब मेन हमारा डिस्कशन है स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग पॉलीमर, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर क्या है। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस का मोलिकुलर बेसिस क्या है एंड जनरल डिस्कशन अबाउट द न्यूक्लिक एसिड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।